मध्यम प्रतिरोध किसको कहा जाता है? तो तापक प्रतिरोध को मध्यम प्रतिरोध कहते हैं। एक ऐसा आयाम है जो उस घटक या स्थान के कार्य के लिए आवश्यक है जिसे आम तौर पर सीमा के साथ दिखाया जाता है, कहलाएगा कार्यात्मक आयाम। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल बाहु, तो इसको केजी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ऐसे बल गुने बल बाहु होगा न्यूटन इंटू मीटर। बल बाहु हो गया त्रिज्या तो न्यूटन इंटू मीटर होगा, लेकिन केजी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बल के लिए केजी, बाहु के लिए सेंटीमीटर। दूसरे के विचारों या रचनाओं की चोरी नहीं मानी जाती है। इसको तो स्पैमिंग को नहीं मानी जाती है। पदार्थ के प्रतिरोध का तापमान गुणांक मतलब RT बराबर क्या होगा? तो R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, मतलब अल्फा इंटू टाइम। यदि अयास को हटाने पर भार नीचे नहीं गिरता तो इस यंत्र को कहते हैं, क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय यंत्र या फिर स्वपासन यंत्र। BIS या SP द्वारा अनुशंसित मानक ऊंचाई के परगामी अनुपात है तो √2 अनुपात 1 है। तापमान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से प्रतिरोध में प्रति ओम वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो धनात्मक तापमान गुणांक कहा जाएगा। ओजोन को द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है। टाइप A को अभिलेखित करने के लिए ऊंचाई मतलब h को कितने बराबर हिस्सों में बांटा जाता है? तो 14 बराबर हिस्सों में। धारिता फैराड का एसआई मात्रक है, नहीं तो मतलब फैराड है जो कि धारिता के एसआई मात्रक है। अब फ्लक्स के एसआई मात्रक वेबर है, आधारिता के फैराड है, प्रेरण के एसआई मात्रक हेनरी है, चालकता के एसआई मात्रक सीमेन है या फिर साइमन भी कहते हैं। प्रतिरोधकता बोले या फिर विशिष्ट प्रतिरोध बोले उसका एसआई मात्रक ओम मीटर होगा। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होगा। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होगा और 1 बैरल बराबर 159 लीटर होगा। F मतलब चुंबकीय F क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होगा? Gm1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। आई जो है कैपिटल G को इधर रखेंगे और बाकी इधर लाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल G बराबर F इंटू R स्क्वायर बटा m इंटू m1। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ये जो कैपिटल G है क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। संवेग बराबर बल गुने समय भी होगा, आवेग बराबर भी बल गुने समय होगा, मतलब न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू टाइम मतलब। तो संवेग बराबर या आवेग बराबर बोले तो बल गुने समय होता है, मतलब उसका दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। पूरा तोड़ेंगे तो न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड है तो ये सेकेंड के लिए तो ये दोनों कट जाएगा। 2 गो है माइनस में, 1 प्लस में, कटेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। संवेग के भी एसआई मात्रक ये हो जाएगा और आवेग का भी एसआई मात्रक यही होगा। संवेग बराबर भी बल गुने समय होता है, आवेग बराबर भी बल गुने समय होगा। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई हो जाएगा। और घर की विद्युत खपत किसमें मापा जाता है? तो किलोवाट आवर में। घर में जो विद्युत खपत होता है उसको मापते हैं किलोवाट आवर में। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापते हैं। आवेश के एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में या फिर वाट आवर में मापा जाता है। मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलता है, ठीक।
आवेग बराबर भी बल गुना समय होता है, मतलब लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। चरम प्रतिबल एक प्रकार का दाब है। चरम प्रतिबल कहे तो समझना है दाब, तो मतलब इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखते हैं। अपेक्षिक घनत्व मात्राहीन होता है, विकृति भी मात्राहीन होता है, क्योंकि विकृति बराबर बढ़ा हुआ लंबाई बटा मूल लंबाई होता है, तो कटिए जाएगा। अब अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, तो दोनों घनत्व का SI मात्रक जो होगा दोनों कटिए जाएगा, तो अब मात्राहीन हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व भी kg मीटर पर क्यूब होगा, और इसका पानी का भी घनत्व kg मीटर पर क्यूब होगा, kg पर मीटर क्यूब होगा, और पदार्थ का भी घनत्व kg पर मीटर क्यूब होगा, इसका भी kg पर मीटर क्यूब होगा, तो दोनों के तो कटिए जाएगा, तो बट मात्राहीन हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व। विशिष्ट गुरुत्व का भी कोई मात्रक नहीं होता है, विशिष्ट गुरुत्व जो है उसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। 1.6 × 10⁻6 है, इसका कोटि मान पूछेगा, तो क्या समझना है कि 3.16 के बराबर ये छोटा रहे, तो जो यहाँ पर पावर रहेगा मतलब 10⁻x से रह जाएगा, मतलब यहाँ पर 10 जो रहेगा वही कोटि मान हो जाएगा, तो 10⁻x रह जाएगा, मतलब 10⁻6 है, तो कोटि मान 6 हो जाएगा, यही 10⁻6 वाला। लेकिन यदि जो 3.16 से ये वाला जो है ये वाला जो 1.6 है, ये 3.16 से बड़ा अगर जो रहे ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा कोटि मान कि 10⁻x + 1 हो जाएगा, मतलब 10⁻6 था उसमें 1 जुड़ के 10⁻7 कोटि मान हो जाएगा बड़ा रहने पर। इतना में सार्थक अंक है वो है, तो 3 गो है, इसको 10⁻5 जो है इसके बारे में सोचना ही कुछ नहीं, सीधे बताना है 3 गो है सार्थक अंक। द्रव का विशिष्ट गुरुत्व पूछे या फिर अपेक्षिक घनत्व पूछे, तो इसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। मतलब पूछे कि द्रव का विशिष्ट गुरुत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर बताना है। अपेक्षिक घनत्व पूछे तब भी हाइड्रोमीटर बताना है। अब अगर जो 0 से 10 एम्पीयर प्रास का 1 एमीटर है जो कि 7.5 एम्पीयर की धारा विकसित करता है, यदि इसका वास्तविक मान 6.2 एम्पीयर है, तो अपेक्षिक त्रुटि कितना होगा, तो अपेक्षिक त्रुटि बराबर होगा निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या हुआ कि मतलब उसमें कितना बढ़ाकर दिखा रहा है, तो 7.5 एम्पीयर दिखा रहा है, कितना से 6.2 इसका वास्तविक मान है, उसमें से दिखा रहा है 7.5 एम्पीयर, तो कितना बढ़ा के दिखा रहा है, तो 1.3 एम्पीयर बढ़ा के दिखा रहा है, तो ये होता है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि होता है वास्तविक मान, तो निरपेक्ष त्रुटि कितना हो गया 1.3 एम्पीयर बटा 6.2 × 100, तो निकालेंगे तो आएगा 20.96%। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण होगा, तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि कार्य बराबर Fs cos थीटा होता है, तो थीटा के जगह अगर जो 0 डिग्री रहेगा तो 0 cos थीटा में 0 डिग्री के मान 1 होता है, तो कार्य हो जाएगा महत्तम और क्या होगा धनात्मक होगा। यदि जो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो कार्य 0 हो जाएगा। और थीटा बराबर अगर जो 180 डिग्री रहेगा तो उसका मान होता है -1, तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि कब होता है घर्षण के वजह से। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है, कुल ऊर्जा जो कि नियत रहती है, फिर कह सकते हैं अचर रहती है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा स्थितिज ऊर्जा घटेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, कुल ऊर्जा जो कि नियत रहेगा। अगर जो नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा घटेगा, कुल ऊर्जा नियत रहेगा।
ये सब कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण है जो कि नियत रहता है। पोटेंस स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है तो h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगा, तो h/2 ऊंचाई पर गिरने पर क्या होगा, दोनों आधा आधा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा भी 50%, गतिज ऊर्जा भी 50%, लेकिन कुल ऊर्जा है जो कि 100 के 100% रहेगा, नियत ही रहता है। और गुरुत्वीय त्वरण भी नियत रहेगा। पाँच किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान को दो इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करे, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। यदि जो 2 को उधर भेजेंगे तो 2 गुने गतिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कि समान हो जाएगा, तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब है कि द्रव्यमान बराबर या फिर वेग बराबर करेंगे तो क्या होगा कि v² इधरे रह जाएगा, v² इधरे रह जाएगा और बट्टा 1/m हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वेग है v² व्युत्क्रमानुपाती होगा m के। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वेग है जो कि व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, द्रव्यमान के। तो यहाँ कहता है 5 kg, तो यदि जो 5 kg है द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान कम है तो वेग अधिक होगा, द्रव्यमान कम है तो और यदि जो 10 kg देंगे तो द्रव्यमान अधिक हो जाएगा तो फिर वेग कम हो जाएगा। इसलिए कहता है कौन सी गेंद तेज़ी से गति करे, तो 5 kg वाला द्रव्यमान देखिए कम है तो वेग अधिक होगा, मतलब 5 kg वाला तेज़ी से गति कर रहा है। कहता है किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। कब, संरक्षित बल में क्या, संरक्षित बल में किया गया कार्य है जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब किया गया कार्य जो कि पथ पर निर्भर करता है कब, असंरक्षित बल में, जैसे कि घर्षण बल। पुरानी इमारत में ऊर्जा दक्ष खिड़कियां लगाने से ऊर्जा खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऊर्जा दक्ष के मतलब हुआ कि ना अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म, तो ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म, अब अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है ऊर्जा दक्ष। तो इसका क्या होगा कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे इमारत की तापन और शीतल लागत कम हो जाती है। ऊर्जा दक्ष जब लगाइए देंगे तो क्या होगा कि इससे इमारत की तापन और शीतलन दोनों की लागत कम हो जाएगा। जब ऊर्जा दक्ष लगा देंगे तब फिर हीटर या कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्राथमिक सिद्धांत क्या है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मतलब क्या हुआ, दाब वैद्युत प्रभाव। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा कि पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्राथमिक सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक सिद्धांत होगा कि यांत्रिक प्रतिबल, पीजो मतलब होता भी है दाब, दाब मतलब क्या हुआ, प्रतिबल को ही दाब कहेंगे। तो यांत्रिक प्रतिबल का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, मतलब आंतरिक प्रतिबल जो होता है वह किस में रूपांतरित हो जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में, पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा। यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है। और गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक कब होता है, जब विरोध या घर्षण या ब्रेक लगाते हैं तब कार्य ऋणात्मक होता है। अब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कार्य, मतलब गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में कार्य धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा बराबर p², मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर संवेग के स्क्वायर/2m होता है। मतलब कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। 50 kg का एक लड़का 100 kg द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को v मीटर/सेकंड की चाल से चला रहा है और लड़के की गतिज ऊर्जा
76.8 किलो जूल है, तो इसमें वेग का मान कितना ज्ञात करना है। तो 76.8 किलोमीटर 76.8 किलो जूल है, तो किलो जूल को जूल में लाने के लिए 1000 से गुना करेंगे और उसके बाद गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये 76.8 गुने 1000 हो जाएगा। इसको पॉइंट के लिए नीचे 10 और बाकी इधर 150, तो इसको काट छाट करेंगे तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तथा m द्रव्यमान वाले किसी गेंद को h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात किसके बराबर होगा। तो बात की है कि जैसे कि स्थितिज ऊर्जा जो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये मान लिया एक गेंद है, इसको गिरा रहे हैं, तो ये पूरा ऊंचाई h है, लेकिन h/3 मान लिया यहाँ आया, तो यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा जो है mgh ही हो जाए, mgh/3 रह जाएगा। लेकिन कह रहा है गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जैसे जैसे नीचे आता है वह बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्थितिज ऊर्जा h/3 हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या है कि पूरा तो स्थितिज ऊर्जा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के mgh होगा, लेकिन यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा mgh/3 हो जाएगा। तो ये जो पूरा है उसमें से ये वाला घटा देंगे, मतलब यहाँ से इतना घटा देंगे ये पूरा में से, तब ये बचेगा, ये बचेगा, और ये जो बचेगा किसके बराबर बचेगा, गतिज ऊर्जा के बराबर तो बचेगा। तो इसीलिए लिखेंगे फिर गतिज ऊर्जा बराबर कितना, mgh माइनस mgh/3। तब आ जाएगा यहाँ पर आंसर कितना, 2 mgh/3 आ जाएगा। अब अनुपात पूछ रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा के तो बराबर तो आया था mgh/3 और गतिज ऊर्जा बराबर आया है कितना, 2 mgh/3। तो 3 से 3 खत्म होगा, mgh से mgh खत्म होगा, तो 1/2 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 1/2। पावर मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो mgh/t भी लिख सकते हैं। कहता एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह ज़मीन पर टकराती है और इतना मीटर ऊंचाई तक वापस उछलती है, तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पूरा ये जो ऊंचाई था 10 था, उसके बाद गिरा दिया तो वापस लौटा 2.5 है, मतलब यहीं तक। तो कितना लॉस हुआ, 7.5 के लॉस हुआ, कितना में, तो 10 में 7.5 लॉस हुआ, गुना करेंगे 100 से तो 75% लॉस हुआ। अब कहता एक पंप की शक्ति दर का पता लगाएं अगर यह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, यदि दक्षता 75% माने और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखना है, तो क्या होगा कि दक्षता बराबर क्या होगा, आउटपुट बटा इनपुट, मतलब आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे, तो पावर बराबर क्या होगा, mgh/t होगा। तो m की जगह 750 लीटर लिखा जाएगा और g की जगह 10 लिखा जाएगा और h की जगह यहाँ पर देखिए 150 मीटर ऊंचाई, तो ये लिखा जाएगा। और t के लिए 25 मिनट था, तो 25 मिनट सेकंड में लाने के लिए 60 सेकंड, 60 से गुना कर देंगे। और जब इतना कर लेंगे तो आएगा कितना, इसको काट छाट कर लेंगे तो आएगा 750। तो 750 तो क्या होगा, दक्षता बराबर तो ये 75% दिया हुआ है, तो आउटपुट आया कितना 750 बटा इनपुट। तो 75 गुने 75%, तो 75% के लिए 75/100 कर सकते हैं। ये 75 से 75 कटेगा, 100 इधर है तो उधर जाएगा, तो 1000 हो जाएगा और इनपुट इधर आ जाएगा। तो शक्ति की दर कितना हो जाएगा, शक्ति दर 1000 वाट हो जाएगा, किलोवाट में लाएंगे तो 1 किलोवाट का ला जाएगा। 0.0
0.1 kg द्रव्यमान की एक बंदूक को बंदूक की गोली को 5 kg वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक का प्रतिबल की चाल कितनी होगी? तो इसका होगा mg/v मतलब गन के द्रव्यमान और गन का वेग बराबर mg/v बराबर माइनस mv/v। तो बुलेट का द्रव्यमान माइनस में देखे माइनस बुलेट का द्रव्यमान इंटू बुलेट का वेग। तो गन का द्रव्यमान 5 kg दिया है लेकिन गन का वेग पूछ रहा है तो vg ऐसे रह जाएगा। अब बुलेट का द्रव्यमान 0 पॉइंट माइनस में होगा माइनस पहले लगा देंगे। उसके बाद 0.01 kg दिया है बुलेट का द्रव्यमान और वेग दिया है 250। तो इसको काट छाट करेंगे तो आ जाएगा गन का वेग आ जाएगा माइनस में 0.50 मीटर पर सेकंड। अब कहता है एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत होती है ऊर्जा की, तो ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करें। तो 1 इकाई बोले या 1 किलोवाट आवर बोले, 1 इकाई या फिर 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो 100 इकाई बराबर कितना होगा? तो 100 से गुना हो जाएगा तो 3.6 × 10⁻8 जूल हो जाएगा। एक पंप की दक्षता रेटेड जो कि 400 वाट उसका है, वो मतलब हम लोग के पता है तो जो 10 मिनट में 500 kg पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। तो जी 100 लेना है तो इसमें दक्षता बताना है। तो पहले तो पावर निकालेंगे तो mgh/t, तो m हो गया 500, g हो गया 30 मीटर, h हो जाएगा 30 मीटर, g हो जाएगा 10। और 10 मिनट में इसको सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना, तो यहाँ पर आ जाएगा 250। अब दक्षता बराबर क्या हो जाएगा? आउटपुट कार्य बटा इनपुट कार्य। तो आउटपुट आया कितना 250, इनपुट कितना दिया था 400, इसमें से 100 से गुना करेंगे तो इतना % हो जाएगा। जब एक कार की गति वृद्धि होती है 25 मीटर पर सेकंड से घटकर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो इसके गतिज ऊर्जा 200 किलो जूल है की कमी होती है। गतिज ऊर्जा 200 किलो जूल की कमी होती है तो इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा दिया है 200 किलो जूल, इसको जूल में लाने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो 1/2 mv² बराबर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 1000 kg आ जाएगा। 1000 kg आ जाएगा तो इसी को 1 टन कहेंगे। अब है कि अश्व शक्ति यानी कि HP। तो अश्व शक्ति मापने की व्यवहारिक इकाई है, ठीक। अश्व शक्ति का उपयोग जो है मुख्य रूप से मोटरों या फिर इंजनों की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो mgh हो जाएगा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो कि धनात्मक होगा कब? जब ऊपर जाने पर धनात्मक होगा, मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। ऊपर जाने पर धनात्मक होगा, नीचे आने पर ऋणात्मक होगा। कार्य बराबर Fs cos थीटा होता है, तो F इंटू S भी लिख सकते हैं, मतलब बल गुने विस्थापन भी लिख सकते हैं। तो शक्ति निकालना है तो कार्य बटा समय, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F इंटू S बटा T लिखेंगे शक्ति के लिए, क्योंकि कार्य हो गया Fs और T हो गया नीचे टाइम से भाग दे दिए तो शक्ति आ जाएगा। तो F S बटा T के लिए मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, मतलब इसको, और मीटर पर सेकंड को भी लिख सकते हैं, इसलिए F इंटू V भी हो सकता है शक्ति बराबर V बराबर U प्लस AT होता है। यदि जो U के 0 मान लेंगे और A को कांस्टेंट मान लेंगे, मतलब त्वरण को, तो V समानुपाती हो जाएगा T के। S बराबर UT प्लस हाफ AT² होता है। तो यदि जो A के कांस्टेंट मान लेंगे, U के 0 मान लेंगे, तो S समानुपाती हो जाएगा T² के। और V² बराबर U² प्लस 2AS होता है। यदि जो A को कांस्टेंट मान लेंगे, मतलब U को 0, तो V² हो जाएगा समानुपाती S के। एक समान वृत्तीय गति में
चाल अचर होता है और वेग है जो कि चर होता है, क्योंकि वेग की दिशा बदलती है। जैसे यहाँ पर भी बदल रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है। इसको जाना चाहे सीधे मगर इधर हो रहा है, इधर जाना चाहे सीधे तो इधर हो रहा है। और वेग की दिशा बदलता है, इसलिए वेग है जो कि परिवर्तनशील होता है। मतलब चर मतलब हुआ परिवर्तनशील, अचर मतलब हुआ नियत। तो चाल है जो कि अचर रहेगा, लेकिन वेग है जो कि चर होगा, क्योंकि वेग की दिशा बदलता है। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय बिल्कुल समान होगा। निर्वात में पूरा समान होता है, दोनों समान रूप से गिरता है। वेग समय ग्राफ में ऋणात्मक प्रवणता को निरूपित करती है। ऋणात्मक प्रवणता करा है, धनात्मक प्रवणता नहीं। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो अगर जो वेग बटा समय के प्रवणता पूछे, मतलब धनात्मक प्रवणता पूछे तो किसका मान देगा, तो त्वरण के देगा। धनात्मक प्रवणता पूछे तो त्वरण के मान देगा। लेकिन वेग बटा समय के ऋणात्मक प्रवणता पूछे तो ऋणात्मक प्रवणता पूछे तब क्या मंदन के मान देगा। ऋणात्मक प्रवणता कोई मतलब ऋणात्मक प्रवणता किसको कहेगा, ऋणात्मक त्वरण को। ऋणात्मक त्वरण को ही तो मंदन कहते हैं। एक बच्चे को के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद फेंकने के लिए लगाया गया बल क्या होगा। तो यहाँ जैसे हाथ था और जब फेंक रहा है तो इतना दूरी हाथ तय करवे करेगा। अगर जो हाथ शुरू में जैसे शरीर में लगा हुआ ऐसे, अब फेंकेगा ऊपर तो हाथ तो ऊपर उठेगा ही, तो उठेगा तो कितना सेंटीमीटर उठता है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, लेकिन 10 सेंटीमीटर हाथ ऊपर उठता है तो यहाँ पर फेंकाता है वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से, तो अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब निकाल बल बराबर होता है कितना, हम क्या F बराबर m में हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान दिया 1/4 kg, त्वरण लाना पड़ेगा। तो त्वरण लाने के लिए क्या लगाएंगे, भी देखिए 2 मीटर ये है, यू है, ये है, जी के मान 10 लेना है। तो v² बराबर u² प्लस 2gs। इसको काट छाट करेंगे, जी के मान 20 आ जाएगा, F बराबर m में तो 5 न्यूटन आ जाएगा। ये जो चित्र दिया इसमें औसत चाल एवं औसत वेग का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, ये देखिए ए है पूरा, ये त्रिभुज को ए मान लिए और इस त्रिभुज को बी मान लिए। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा ए प्लस मतलब ए का क्षेत्रफल प्लस बी का क्षेत्रफल बटा टी हो जाएगा। और औसत वेग बराबर हो जाएगा ए का क्षेत्रफल माइनस बी का क्षेत्रफल बटा टाइम। तो ये है जो कि त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना होगा, यहाँ से यहाँ आधार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है, तो 20 है। तो 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2।